यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं बायो को। और जैसे कि बायो में हमारी यूनिट 11 है जैविक वर्गीकरण से रिलेटेड, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पादप जगत के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में, राइट। तो ये सारी चीजें विद एमसीक्यूज आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो यदि सेशन को हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो विविधता यहाँ पर होती है, वो किस तरीके से होती है और क्या जरूरत पड़ी इस क्लासिफिकेशन की, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड यहाँ पर रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीवों में जो विविधता होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम को। सो आज का जो हमारा टारगेट होगा प्लांट किंगडम को कंप्लीट करना है और उसके एमसीक्यूज को भी साथ में ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो यस, सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, चाहे वो स्पाइरोग्रा हो गया, फर्न हो गया, कोई भी एग्जाम्पल हो गया, उसके आप शॉर्ट नोट जरूर से बनाते जाइएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम में सिर्फ आप उन्हीं को रिवाइज कर लो, ठीक है। सो जीवों में विविधता क्या होती है? सभी जीवधारी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। कोई आवास के आधार, मतलब सबका हैबिटेट अलग है, कोई आकार के आधार पर, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई वेल भी हो सकता है ना। तो इन्हीं जो विविधता यहाँ पर होती है, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, साइज का हो गया, तो इसी को क्या कहा जाता है? विविधता कहा जाता है। अब ये बात आ जाती है कि इस वर्गीकरण को करने का कुछ बेनिफिट निकला क्या? ये जो हम पूरा क्लासिफिकेशन आज पढ़ने वाले हैं, इसको करने के कुछ फायदे हुए क्या? तो बहुत फायदे। क्या क्या फायदे? जीवों का अगर जैव विकास का अध्ययन करना है तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। जैसे कि मुझे प्लांट्स में टेरोफाइटा का अध्ययन करना है तो मैं इजीली कर सकती हूँ। मुझे जितने भी मांसल पौधे हैं वो चाहिए कि सब एक साथ मिल जाए, तो वो क्लासिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैव विकास का अध्ययन करने में आसानी होगी, उनके लक्षणों को समझने में आसानी मिलती है, जीवों को आइडेंटिफाई करने में आसानी मिलती है, एक जीव कैसे दूसरे जीव से संबंधित है, उनके बीच में रिलेशन समझने में आसानी होती है, और एक जीव के अध्ययन करने से उस समूह के सभी जीवों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो ये वर्गीकरण के फायदे हैं। अब ये आता है कि इसका जो आधार है, मतलब कैसे ये स्टार्ट हुआ, तो जीवों में उपस्थित उनकी समानताओं के आधार पर ये समूह बनाया गया है और उनकी विभिन्नता के आधार पर उनको अलग रखा गया है। जो सबसे पहले बेसिक लक्षण है जिसके आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है, वो है कोशिकी संरचना और कार्य। मतलब किस तरीके से उनका कोशिका का स्ट्रक्चर है, उनकी सेल्स क्या करती है, इस हिसाब से पहला क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। कोशिकी संरचना हो गई, उसके बाद ये एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय सेकंड प्रायोरिटी रखा गया। तीसरा, उनके अंदर सेल वॉल है या नहीं है, जिस लाइक प्लांट में सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, जंतुओं में नहीं होती है, ठीक है। तो तीसरी जो प्रायोरिटी पर रखा गया वो कोशिका भित्ति को रखा गया, ठीक है। फिर वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर और इस तरीके से पूरा किंगडम यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, अब ये कंसेप्ट आता है कि ये लाया कौन? कोई तो होगा जो इस कंसेप्ट को लेकर आया होगा, ठीक है। तो जैव विकास की ये जो अवधारणा है, ये चार्ल्स डार्विन ने 1859 में इनकी एक बुक आई थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करके, उसमें उन्होंने इस बारे में बात करी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैव विकास के आधार पर उन्होंने जीवों को दो प्रकार में बांटा था उस समय पर। पहले आदिम जीव और दूसरा था उनका उच्च जीव या फिर उन्नत जीव। आदिम जीव क्या होंगे? कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खासा परिवर्तन नहीं आया, इन्हें आप प्रिमिटिव या आदिम कह सकते हो। उन्नत जीव मतलब जिनके शरीर में परिवर्तन हुए हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, तो ये सारे जीव हमारे उन्नत कैटेगरी में चले जाएंगे या एडवांस कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे WH व्हीटकर यहाँ पर आए, इन्होंने क्या करा? जीवों को 5 कैटेगरी में बांटा, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस आ गया, ठीक है, प्लांट यहाँ पर आ गया और एनिमल किंगडम यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गई? हमारे पास 5 कैटेगरी बन गई, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एंड एनिमेलिया, ठीक है, ये 5 जीव हो गए। उसके बाद आप देखोगे तो और क्लासिफिकेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं ने क्लासिफिकेशन दिया, क्लासिफिकेशन के और भी कई टाइप यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि अपन यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी में देखें, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक हो गया, जिसमें आप किसको कंसीडर कर रहे हो? मोनेरा आप ले ही रहे हो। यूकेरियोटिक को भी फिर क्लासिफाई किया गया एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में, ठीक है। अब एक कोशिकीय जीव में कौन आ जाएंगे? जो यूनिसेलुलर होंगे, जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल यहाँ पर होगी, ठीक है, ये हो गए प्रोटिस्टा। और बहुकोशिकीय में जिनके पास कोशिका भित्ति होगी और जिनके पास कोशिका भित्ति नहीं होगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कोशिका भित्ति वाले जो है, जिनके पास कोशिका भित्ति है, अब उसमें भी 2 कैटेगरी हो गई, जो फोटोसिंथेसिस करते होंगे और जो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर नहीं करते होंगे। जो नहीं करते उसमें अपन फंगस को ले लेंगे और जो कर सकते उसमें अपन प्लांट को ले लेंगे, और कोशिका भित्ति जिनमें नहीं होगी वो हम सब यानी कि एनिमल किंगडम में यहाँ पर कंसीडर कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं।
आज का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो पूरा का पूरा प्लांट किंगडम के ऊपर है। आज अपन को सिर्फ प्लांट किंगडम पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाए। ठीक है, जस्ट आप एग्जाम से पहले एक फाइनल रिविजन लोगे। ठीक है, तो प्लांट किंगडम की यदि बात करें तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये यूकेरियोटिक प्लस बहुकोशिकीय होते हैं, ये अभी अपन ने पढ़ा ही था, यहाँ पर अपन ने देखा ही था। ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्यूलर यहाँ पर होते हैं, है ना, मल्टी सेल्यूलर हो गए और इनके पास क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे अपने प्लांट किंगडम के अंदर। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का उपयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट है हम लोग उन्हें इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन और देखूं तो किस बेसिस पर हमने इस प्लांट को कैटेगराइज किया है, प्लांट का भी एक पूरा आप बोल सकते हो चार्ट यहाँ पर बन जाएगा। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूं, पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप से विकसित है, विभेदित है या फिर नहीं है, मतलब प्लांट का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बना है कि नहीं, जस्ट लाइक उनके पास अपनी रूट है या नहीं, है ना, वेस्क्यूलर सिस्टम है कि नहीं, है ना, ये सारी चीजें। तो प्लांट पूरे तरीके से विकसित हुआ या नहीं हुआ, ये पहली चीज होगी, है ना। अगला स्तर है कि पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर क्या उनके अंदर संवहनी ऊतक है या नहीं है, ये हमारी सेकेंड कैटेगरी हो गई। तीसरा जो पौधे हैं उनके अंदर बीज धारण की क्षमता है कि नहीं, है ना, क्या वो बीज उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर है या फिर पूरे तरीके से विकसित हुए हैं, इस तरीके से। तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो। इन सब आधार पर हमने इसको 5 भागों में बांट दिया है। थैलोफाइटा हो गए, ब्रायोफाइटा हो गए, टेरिडोफाइटा हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म यहाँ पर हो गए। ठीक है, 5 टाइप हो गए, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको फिर से 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकती हूँ, जिसमें से सबसे पहले आप देख सकते हो पादप जगत का, जिसमें हो जाएगा हमारा क्रिप्टोगेमिक और दूसरा हो जाएगा फेंड्रोगेमिक। ठीक है, क्रिप्टोगेमिक का मतलब क्या होता है, जो पुष्प उत्पन्न नहीं कर सकते, और फेंड्रोगेमिक का मतलब होता है जो पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी हो गई, जो पुष्प उत्पन्न नहीं कर सकते और दूसरा क्या हो गया, जो पुष्प दे पाएंगे। ठीक है, अब जिनके पास पुष्प नहीं दे सकते उसमें हम लोग किसको ले लेंगे, थैलोफाइटा को ले लेंगे, ब्रायोफाइटा को ले लेंगे, टेरिडोफाइटा को यहाँ पर ले लेंगे। 3 कैटेगरी है, थैलो, ब्रायो और टेरिडो। ठीक है, अब थैलोफाइटा के अंदर आप किसको ले सकते हो, शैवाल को ले सकते हो, कवक को ले सकते हो और बैक्टीरिया को यहाँ पर ले सकते हो। शैवाल, कवक एंड बैक्टीरिया, 3 कैटेगरी हो गई जिनके पास फूल नहीं होंगे। और जिनके पास फूल होंगे उसमें नग्न बीजी को ले सकते हो और आवर्त बीजी को ले सकते हो, एंजियोस्पर्म को ले सकते हो। अब आवर्त बीजी में भी हमारे मतलब जो बीज देंगे, ठीक है, जो बीज देंगे और कवर्ड होंगे। ठीक है, आवर्त बीजी में आप किसको लोगे, जिनके ऊपर एक कवर पाया जाएगा, जैसे मैंगो हो गया तो मैंगो के ऊपर कवर होता है जो सीड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब ये एक बीज पत्री होंगे या फिर द्विबीज पत्री होंगे, मोनोकोट होंगे या डाइकोट होंगे। तो एक क्लासिफिकेशन तो हमने फूलों के बेसिस पर कर लिया। एक और क्लासिफिकेशन इसी में यहाँ पर चलता है, वो होता है कि सीड ग्रोइंग और नॉन सीड ग्रोइंग। सीड ग्रोइंग मतलब जो बीज दे सकता है, दूसरा जो बीज नहीं दे पाएगा। अगर जो बीज दे सकता है उसमें अपन ले सकते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जो अभी आपने जस्ट पढ़ा वही वाली चीज है। एनजीओ में वही मोनोकोट और डाइकोट हो जाएगा। मोनोकोट में इस तरीके से शिरादार विन्यास होता है और डाइकोट में जो पत्तियों की संरचना होती है वो जालीदार यहाँ पर होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसमें पिनोफाइटा हो सकते हैं, जेंकोफाइटा यहाँ पर हो सकते हैं। पिनोफाइटा के अंदर क्या हो जाएगा, जो पत्तियां होती है वो नीडल जैसी होती है, सुई जैसी होती है। और जिंको में क्या हो जाएगा, फैन यानी कि पंखे के आकार की बड़ी बड़ी पत्तियां इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो जिम्नो होता है वो नॉन फ्लावरिंग होता है, अभी अपन ने देखा ही था। अब नॉन सीड ग्रोइंग में आप किसको ले सकते हो, टेरिडोफाइटा को ले सकते हो और बायोफाइटा को ले सकते हो। तो पूरा सेम है, बस एक नई चीज इसमें नहीं आई है, वो है आपका थैलोफाइटा। क्योंकि थैलोफाइटा जो है सीड के टर्म्स में कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे अपन ने ये पढ़ा था थैलोफाइटा, जिसमें अपन शैवाल, कवक एंड जीवाणु को रखते हैं। ठीक है, तो ये अपना थैलोफाइटा जो है एक अलग कैटेगरी हो जाता है, इसीलिए अपन सीड के बेसिस पर इनको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, डन यहाँ तक। तो अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी, एक बार अपन उसको थोड़ा सा डेफिनेशन टर्म्स में देख लेते हैं, क्योंकि वो चीजें ऐसा होगा कि एकदम से याद नहीं आएगी। तो एक एक का डेफिनेशन देख लेते हैं, एक एक के एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं। सो पौधे कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर यहाँ पर होते हैं, यूकेरियोटिक यहाँ पर होते हैं और स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति काय की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की यहाँ पर बनी हुई होती है।
उसके बाद हमने देखा कि हमने इसको दो भागों में बांटा, ठीक है। सबसे पहला कौन सा हो गया, क्रिप्टोगेमिक हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, फेंड्रोगेमिक यहाँ पर हो गया। क्रिप्टोगेमिक में क्या होता है कि जो बीज भी नहीं बना पाएंगे और जो फूल भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग होगा तो सीड भी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला आप देखो, ठीक है। इसमें आप एल्गी ले रहे हो, बायोफाइटा ले रहे हो, टेरिडोफाइटा, तीनों कैटेगरी को आप इसमें ले लो क्रिप्टोगेमिक के अंदर। फेंड्रोगेमिक के अंदर जो सीड को बियर करते हैं, मतलब जिनके पास बीज भी होंगे और जिनके पास अपना फूल भी होगा। इसमें आप जिम्नो और एंजियोस्पर्म दोनों को यहाँ पर कंसीडर कर लोगे, ठीक है। अब एक एक को अगर अपन डिफाइन करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका एल्गी। तो एल्गी अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है, जल के अंदर पाई जाती है। ये खुद अपने आप में क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। सच्चे जड़, तना या पत्तियां इसके अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है। एल्गी की आपको पता ही है, रेड एल्गी हो गई, ग्रीन एल्गी हो गई, तो इनकी क्या विशेषता होती है, इनके पास अपना तना, पत्तियां, जड़ कुछ भी नहीं होता है, बट स्टिल ये फोटोसिंथेसिस करेगी, पानी में आपको मिल जाएगी। अच्छे पानी में भी मिल सकती है, समुद्री पानी में भी मिल सकती है। एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लाइडोमोनास यहाँ पर हो गया, स्पाइरोग्रा यहाँ पर हो गया, यूलोथ्रिक्स यहाँ पर हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एल्गी के एग्जाम्पल है। तो ये तो हो गया अपना बेसिक जो एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक में। अब थोड़ा सा और अगर आप एडवांस जानना चाहते हो तो क्लास 11th में एल्गी की भी सारी कैटेगरी है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, उनके क्या विशेषता है, फिर उनके एग्जाम्पल्स हो गए कि कौन सा एग्जाम्पल रेड एल्गी का है। तो वो थोड़ा सा और डिटेल में हो जाता है। तो पहले हम ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग 10th तक का सारा कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो है हम लोग जो सब शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा एडवांस ले लेंगे, ठीक है। दूसरा जो है ब्रायोफाइटा है, पादप जगत का उभयचर इसे कहा जाता है। क्यों उभयचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि पानी में भी उगेगा और स्थल पर भी उगेगा। स्थल पर कैसे उगेगा, नम और छायादार स्थानों में ये पाया जाता है। जड़ जैसे कि राइजोइड्स, पत्ती नुमा व तने नुमा भाग इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें रूट रहेगी जिसे अपन राइजोइड्स कहेंगे। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तनेनुमा भाग यहाँ पर होता है। वाहिका उत्तक इसके अंदर नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हो, फ्यूनेरिया का ले सकते हो, रिकिया का ले सकते हो और मर्चेंटिया का ले सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल किसके, बायोफ्राइटा के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कुछ यूं भी पूछा जा सकता है कि प्लांट जगत का एम्फीबियन जो होगा वो क्या होगा, तो बायोफ्राइटा हो जाएगा, ओके। चलो तीसरी जो कैटेगरी है वो हमारी टेरिडोफाइटा है। ऐसे पादप जिनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती। वाहिकाएं बोले तो जाइलम नहीं होता है, फ्लोएम नहीं होता है। ये भी नरम और छायादार स्थानों में उगेंगे, नम स्थानों में शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस जो होते हैं, गीले जो नम रहेंगे, है ना। बीज नहीं होते हैं, लेकिन इनमें जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं वो स्पोर्स के थ्रू यहाँ पर होते हैं, बीजाणुओं के थ्रू यहाँ पर होते हैं। इसमें आप फर्न ले सकते हो, मार्सिलिया यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद अगली जो दो कैटेगरी यहाँ पर बच जाती है, जिसमें आपका एक आ जाएगा एंजियोस्पर्म और दूसरा आ जाएगा जिम्नोस्पर्म। सो एनजीओ क्या हो जाएगा, सबसे विकसित और सबसे बड़ा आप समूह इसको मान सकते हो। बीज जो होते हैं फल के अंदर पाए जाएंगे, प्रजनन के लिए ये फूलों को बनाएंगे। गेहूं, चावल, है ना, ये मोनोकोट हो गए। डाइकोट जो होगा इसमें पी हो गया, मैंगो यहाँ पर हो गया। ये सब डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी कैटेगरी हो जाती है जिम्नोस्पर्म की, अनावर्त बीजी की। तो अब इसमें बीज नग्न होंगे, फल में ये बंद नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सही जड़, तना, पत्तियां, मतलब अपने आप में एक इंडिविजुअल जड़, तना, पत्तियां इसके अंदर पाई जाएगी। सदाबहार और कठोर तने वाले पौधों को आप अनावृत बीजी में कर सकते हो। साइकस हो गया, पाइन्स हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, अनावर्त बीजी के, ठीक है। बस इतना काफी है, सफिशिएंट है इतना। और इससे अब अपन करेंगे क्वेश्चंस कि ठीक है, अगर अपन को याद रह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन वही करेंगे शॉर्ट समरीज के थ्रू भी बहुत सारी चीजों को अपन समझ लेंगे। जैसे कि एक ये टेबल है आपकी समरी की, जिसमें अपन को लिखा गया है एल्गी जो होती है। मैं एक बार इसका हिंदी भी लिख देती हूँ, ठीक है। एल्गी मतलब शैवाल की बात यहाँ पर हो रही है। बाकी सब वही ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, जो अभी अपन ने नाम पढ़े थे, ठीक है। तो अब एक एक अपन देखते जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू को हिंदी में क्या कहा जाता है, संवहनी ऊतक कहा जाता है, ठीक है। तो किसके अंदर संवहनी ऊतक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो एल्गी शैवाल की बात करूं तो इसमें संवहनी ऊतक नहीं होगा, जाइलम, फ्लोएम, ये सारी चीजें नहीं होती है, ठीक है। एल्गी का कोई अपना सीड होता है क्या, जिससे अपन नई एल्गी उगा सकते हो, नहीं होता है। एल्गी का अपना कोई फूल होता है क्या, नहीं होता है शैवाल का। बायोफ्राइटा की बात करो तो इसके पास भी संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, सीड भी नहीं होते और फ्लावर भी नहीं होते हैं। एरिडोफाइटा के पास अपना खुद का संवहनी ऊतक पाया जाएगा। इसके पास कोई सीड यहाँ पर नहीं होता है और इसके पास फ्लावर भी नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसके पास संवहनी ऊतक भी होंगे, सीड्स होंगे, बट वो नेक्ड होंगे। नेक्ड मतलब कि खुले हुए यहाँ पर होंगे।
लेकिन इसके पास अपना खुद का फूल नहीं होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें सवर्णी ऊतक पाए जाएंगे, वही अपना जाइलम फ्लोएम। सीड्स भी पाए जाएंगे बट वो कवर्ड होंगे, अंदर दबे हुए होंगे, फ्रूट के अंदर छुपे हुए होंगे, और फ्लावर भी इसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीजें। अब इसमें कुछ और नाम यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कि यदि मैं बात करूं पार्थेनोकार्पी की। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई भी फल डेवलप हो रहा है, यानी कि निषेचन के बिना यदि कोई फल बनता है, एग्जाम्पल आप बनाना का ले सकते हो। जाइलम की बात करूं तो जाइलम क्या करता है, जल व खनिज का परिवहन करता है। फ्लोएम की बात करूं तो भोजन का परिवहन करता है। माइकोराइजा की बात करूं तो कवक और पौधे की जड़ के बीच में सहजीविता को प्रदर्शित करता है, सिम्बायोसिस को प्रदर्शित करता है कौन, माइकोराइजा। ठीक है, देन यहां तक ये बेसिक बेसिक सारा कंप्लीट हो गया है। अब जो इंपॉर्टेंट माना जाता है वो थैलोफाइटा को थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इससे थोड़े क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो थैलोफाइटा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, क्रिप्टोगेमिक के अंदर आ रहा है। ठीक है, जिसमें न तो फूल है ना यहाँ पर अपना बीज होगा। ठीक है, क्या विशेषता हो गई, सरल और आदिम पौधे यहाँ पर होंगे, काफी पुराने हैं। ठीक है, मतलब कई सालों से, जब धरती पर जन्म स्टार्ट भी नहीं हुए थे तब से ये पौधे। इनका शरीर थैलस के समान होता है, थैलस लाइक इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जड़ तना पत्तियों में विभाजित यहाँ पर नहीं होगा। कहाँ पर देखने को मिलेंगे, यूजुअली आपको पानी के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, बीज नहीं होते हैं। बीजाणु जो होते हैं खंडन से ही यहाँ पर जनन करेंगे, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही नए पौधों को जन्म मिलेगा। ये भी अपने नम और जलवायु स्थान जो है, नम व जलयुक्त स्थान, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो थ्योरी पार्ट यहाँ पर आपका डन होता है। अब कुछ एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित में से पहला वाहिकीय पादप समूह कौन सा होगा, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट यहाँ पर कौन सा होगा। बायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, या फिर एंजियोस्पर्म यहाँ पर हो गया। जो सबसे पहला वाहिकीय वेस्कुलर भी होगा। ठीक है, तो किसको कंसीडर करोगे इसके अंदर, जिसके पास वेस्कुलर सिस्टम होगा, टेरिडोफाइटा का। ठीक है, पहले ऐसे पौधे जिनके पास अपना खुद का जाइलम फ्लोएम यहाँ पर होता है, जो कि जल और भोजन की मदद से यहाँ पर परिवहन करता है। बायोफ्राइटा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बायोफ्राइटा जो है नॉन वेस्कुलर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, डन यहाँ तक। अगला देखिएगा, किस पौधों के समूह में बीज नहीं बनते हैं लेकिन इसमें वाहिकी ऊतक पाए जाएंगे। इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड बट वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। ठीक है, सीड्स नहीं बनेंगे बट फिर भी उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होंगे। ये क्या हो सकता है, बायोफाइटा हो सकता है, टेरिडोफाइटा हो सकता है, जिम्नोस्पर्म हो सकता है, या फिर एल्गी यहाँ पर हो सकता है। बीज नहीं है बट स्टिल वेस्कुलर टिश्यूज इसके अंदर है। बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होना चाहिए। अभी अपन ने 3 कैटेगरी पढ़ी थी जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज पाया जाता है। ठीक है, एक तो कौन सी थी हमारी, टेरिडोफाइटा यहाँ पर थी, दूसरी हमारी जिम्नोस्पर्म, और तीसरी हमारी एंजियोस्पर्म यहाँ पर थी। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऑप्शन में 2 चीज है। अब इसने बोला है कि उसमें बीज नहीं बनते। अब इन दोनों में से किसमें बीज नहीं होंगे, तो सिंपल सा चीज है कि टेरिडोफाइटा के पास बीज नहीं होंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म के पास बीज होता है, लेकिन कैसा बीज होता है, नेक्ड यहाँ पर होता है। ठीक है, ओपन यहाँ पर रहता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के अंदर आएगा। इसमें साइकस हो सकता है, फर्न हो सकता है, काई हो सकता है, या फिर स्पाइरोग्रा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, एक जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आप इसे कंसीडर कर सकते हो। जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताना है, ये हो जाएगा हमारा साइकस। ठीक है, बीज बनने वाले पौधे होते हैं जिनके बीज नग्न होते हैं। ठीक है, ओपन यहाँ पर रहेंगे। और साइकस जो आपने बड़े बड़े देखे होंगे हिमालय वगैरह पे, है ना, बड़ी बड़े पहाड़ों पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप साइकस को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, डन यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, द्विगुण निषेचन किस समूह की विशिष्ट विशेषता यहाँ पर रहेगी, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता हो सकती है। ये जिम्नो हो सकता है, टेरिडोफाइटा हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, या फिर बायोफ्राइटा हो सकता है। तो ये कर सकता है केवल और केवल एंजियोस्पर्म, जिसके पास चारों चीजें होती है। इन सब में, इन सब कैटेगरी में एक अकेला एंजियोस्पर्म ऐसा है जिसके पास अपना वेस्कुलर टिश्यू है, जिसका सीड भी होता है, और जिसके पास फूल भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द्विगुण निषेचन होता है, जहां पर एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर जाइगोट बनाता है और दूसरा ध्रुवीय नाभिक से मिलकर एक एंडोस्पर्म को यहाँ पर क्रिएट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, बायोफ्राइटा बाल जैसी संरचनाओं के साथ सीधे खड़े होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। आपने बायोफ्राइटा देखा होगा,
कुछ इस तरीके से होता है और उसके ऊपर इस तरीके से जैसे हवा में उड़ते हुए बाल होते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो ये राइजोइड्स हो सकते हैं, स्ट्राइप्स हो सकते हैं, सेटा हो सकता है या फिर फूट होता है, तो इन्हें कहा जाता है राइजोइड्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि ये सीधे होते हैं, बालों जैसी संरचना होती है जिन्हें राइजोइड्स कहा जाता है। ये मिट्टी को स्थिर रखते हैं, है ना, बायोफाइटा को मिट्टी के अंदर स्थिर रखते हैं और मिट्टी से जितने भी थैलस तक जितने भी पोषक तत्व हैं उनको पहुंचाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, सारी चीजें समझ में आ गई। चलो अगला देखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि इसको इसकी आभासी जड़ें भी कहा जाता है, रियल रूट्स ना होते हुए आभासी जड़ें हम लोग इनको यहाँ पर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन यहाँ पर रॉन्ग होगा। बायोफ्राइटा को लीवर वॉट और मांस में उपकृत किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। बायोफ्राइटा जो होते हैं शुष्क पहाड़ी में पाए जाते हैं, पानी को संचरित करने के लिए संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, इसलिए वे लंबे नहीं होते हैं। और बायोफ्राइटा क्रिप्टोगेमी को फॉलो यहाँ पर करते हैं। क्रिप्टोगेमी वही जिसके पास सीड भी नहीं है, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, अपना खुद का कोई सिस्टम नहीं है, बट स्टिल वो किस कैटेगरी में आ रहा है, प्लांट कैटेगरी में आ रहा है, मतलब धोखा दे रहा है प्लांट कैटेगरी को, इसीलिए इसको क्रिप्टोगेमी कहा गया है। ठीक है, अपन को क्या ढूंढना है, अपन को ओनली यहाँ पर गलत ढूंढना है। ठीक है, तो अब इसने क्या क्या बोला है, किसके पास संवहनी ऊतक नहीं है इसीलिए वे लंबे नहीं होते, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। बायोफ्राइटा ज्यादातर शुष्क पहाड़ी में आए थे, नहीं शुष्क नहीं, ये नम स्थानों पर पाए जाते, तो बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। कि बायोफ्राइटा का जो लीवर वॉट और मांसल में उपकृत किया गया, ये भी सही हो गया। ये यूजुअली नम स्थानों पर आपको देखने को मिलेंगे और वहीं पर ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ओके, सो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसके आगे के क्वेश्चन जब हमारी एमसीक्यू क्लास होगी उसके अंदर हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार प्लांट किंगडम कंप्लीट करेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस अपन एक साथ करेंगे। ठीक है, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अभी आपका दिन में 2 बजे रहेगा। ठीक है, उसे भी आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।